Hello students, I am Professor Deepak Kapoor from PG Department of Commerce and Management of RI College. Hope you all are doing well. हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिप्लेसमेंट थ्योरी बीकॉम फाइनल ईयर ओआर सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी, उसके बाद नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी, टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट एंड देन लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। होप आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट थ्योरी। हमें सबसे पहले रिप्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बदलना। जो हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में या डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम रिप्लेसमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब वही है जी, रिप्लेसमेंट का मतलब है बदलना। बट कब बदलना, मतलब कोई चीज़ हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे या किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट वर्ड सुनने को मिलेगा कि हमें मशीन रिप्लेस करनी है, हमने जो पर्सन रिप्लेस करने हैं, हमने एम्प्लॉय रिप्लेस करने हैं। ये सारी चीज़ें आप सुनने को आपको मिलती है, बट उसका एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड क्या है कि मशीन को कब बदलना है। सो वो हमें कौन बताता है? रिप्लेसमेंट थ्योरी। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी। Replacement theory is concerned with the situation that arises when some items such as machines, men, small electric items such as bulb, tube, lights, etc. need to be replaced due to their decreasing efficiency or complete failure. Above deficiency or breakdown may either be gradual or all of a sudden. For example, a machine becomes more expensive to maintain after a number of years, so replacement becomes necessary. ये था मीनिंग रिप्लेसमेंट थ्योरी का कि जब कोई हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारे पास जो चीज़ होती है, जो उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ने लग जाती है। मतलब कोई भी एसेट है, उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ने लग जाती है, तब हम क्या सोचते हैं कि इसको क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं जी। ठीक है जी। अगला टॉपिक, व्हेन रिप्लेसमेंट इज नीडेड, मतलब कौन कौन सी सिचुएशन, कैसी कैसी सिचुएशन कब आएंगी जब हम रिप्लेसमेंट हमें ज़रूरी है जी। सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1, व्हेन ओल्ड आइटम हैज़ फेल्ड एंड डज नॉट वर्क एट ऑल। जब हमारा कोई पुराना इंस्ट्रूमेंट या मशीन जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, बिल्कुल फेल हो गया, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, तो हम क्या कहते हैं? रिप्लेस कर दो। सेकेंड, The old item is expected to fall shortly, या हमें लगता है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, तब हम क्या करते हैं? पहले ही रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड, the old item has deteriorate and requires expensive maintenance। जब हमें लगता है कि हमारे एसेट के ऊपर या हमारी मशीन के ऊपर आने वाले टाइम पर कुछ ज़्यादा खर्चा होने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले ही क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। ए बेटर डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड, या मार्केट में कुछ इससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है, तब हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। इन ऑर्डर टू एंटर द कॉम्पिटिटिव मार्केट, कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करना है, तब हम क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ ग्रेजुअली डिसअपीयर्स ड्यू टू डेथ, रिटायरमेंट एटसेट्रा। जब हमारा स्टाफ जो है रिटायरमेंट या डेथ करके हमसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, तब भी हम क्या कहते हैं कि रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि काम तो कभी नहीं रुकता, ऑर्गेनाइजेशन तो चलती रहती है। सो जब कोई एम्प्लॉय भी जाता है तो क्या होता है? उसकी रिप्लेसमेंट होनी ज़रूरी होती है। ये सेम केस मशीन्स के केस में भी ऐसा ही होता है जी। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, कि रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम की टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहली टाइप है जी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, और दूसरी टाइप है ग्रुप रिप्लेसमेंट। इन दोनों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कब लगती है और ग्रुप रिप्लेसमेंट कब लगती है। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हम कब करते हैं जी? जब बच्चों हमारी जो मशीन है
जब उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, जब हमारी यूनिट कॉस्ट है वो एसेट की बहुत ज़्यादा है, तब हम कौन सी रिप्लेसमेंट करते हैं, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम सारी इकट्ठी बदल देंगे तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके बदल दो, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। एंड सेकंड पार्ट इज़ ग्रुप रिप्लेसमेंट। जब हमारी यूनिट कॉस्ट जो है वो कम है, मतलब हमारी चीज़ जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम है, तब हम क्या करते हैं, ग्रुप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। जैसे चीज़ जो है सस्ती है, तो सस्ती चीज़ को तो हम सारी बदल सकते हैं इकट्ठी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में या पूरी फैक्ट्री में जितनी है हम सभी को चेंज कर सकते हैं। तब ग्रुप रिप्लेसमेंट जो है वो प्रेफरेबल होती है। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कब प्रेफरेबल होती है, जब यूनिट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, मतलब हमारे चीज़ की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तब हम कहते हैं कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कर देंगे। और जब हमें लगता है कि हमारी चीज़ की वैल्यू जो है बहुत कम है, जैसे आपकी फैक्ट्री का बल्ब जो है, आपने डिज़ाइन नया आ गया बल्ब का, आपने डिज़ाइन चेंज करना है, कि आप सारी फैक्ट्री का भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो आप सोचोगे कि उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सो वो ग्रुप रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। बट इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में जो है वो एक एक करके ही चेंज करेंगे। इसके बाद हम एक डिस्कस करेंगे सबसे ज़रूरी पार्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओआर का मैक्सिमम पेपर जो आता है वो प्रैक्टिकली आता है, सो हम प्रैक्टिकल के बिना तो चल ही नहीं सकते। सो हम आपको आज प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि रिप्लेसमेंट कैसे होती है, कौन सा ईयर सबसे बेस्ट माना जाता है रिप्लेसमेंट का। हमने अभी रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम शुरू से पढ़ते आते हैं, बट हमें कभी पता नहीं लगता कि कौन सा ईयर सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट ईयर है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल ही पढ़ते हैं कि रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो, बट कब जाके चेंज करना है वो भी तो मैटर करता है ना, कि इस चीज़ को कब चेंज किया जाए। वो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू पर ईयर ऑफ ए मशीन whose purchase price is ₹7,000 is given below. Find when the machine should be replaced. एक मशीन है जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, रनिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं, एंड रीसेल वैल्यू जिसकी स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू वो भी गिवन है। बट मशीन का परचेज प्राइस जो था वो था 7,000 की मशीन थी, और उसकी ऑपरेटिंग और रीसेल वैल्यू कॉस्ट गिवन है। हमने बताना है कि मशीन को कब बदलना है। ये देखिए रजिए, हमारे पास 6 साल गिवन है, ईयर 1 2 3 4 5 6। हर साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है कि पहले साल में ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी पड़ी, 900, दूसरे साल में 1200, तीसरे साल में 1600। आप वैसे भी देखो, ऐसे ही होता है कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी कॉस्ट जो होती है, रनिंग कॉस्ट होती है, वो ज़्यादा होने लग जाती है। पर रीसेल वैल्यू क्या होती है, रीसेल वैल्यू डिक्रीज होती है जी, कि उससे जो मिलने वाले पैसे हैं उसको अगर हम सेल करेंगे उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो ये रीसेल वैल्यू भी गिवन है, पहले साल के एंड में 4000 है, फिर 2000, 1200 है, 600 है, 500 है जी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चे, ये चीज़ें हमें गिवन क्या क्या है, गिवन कैपिटल कॉस्ट मतलब मशीन की वैल्यू 7000, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, रीसेल वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, एन इज़ द नंबर ऑफ ईयर आफ्टर विच द एसेट इज़ टू बी रिप्लेस्ड। ये हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। देखिए बच्चे, हमारे पास हमने टोटल 7 कॉलम बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। जो कॉलम नंबर 1 है वो ईयर का है, 2 ऑपरेटिंग कॉस्ट का, 3 क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, 4 रीसेल वैल्यू, 5th डेप्रिसिएशन, 6th टोटल कॉस्ट एंड 7th इज एवरेज कॉस्ट। अब देखो, हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट को उतार लिया, 900, 1200 है जी, 1600 है, 2100, 2800 और 3700। उसके बाद क्या करना है, थर्ड कॉलम में इसको क्यूमुलेटिव कर लेना है, टोटल कर लेना है, 900 और 1200 दोनों को कर देना प्लस। पहले साल कॉस्ट कितनी थी, 900 डाल दी, दूसरे साल कितनी होगी जी, 900 पिछली, 1200 इस साल की, टोटल हो गया 2100। उसके बाद तीसरे साल में 2100 प्लस 1600, 3700। आपने क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेनी है। रीसेल वैल्यू आपको गिवन है, फोर्थ कॉलम में आपने रीसेल वैल्यू उतार लेनी है। रीसेल वैल्यू की हेल्प से आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। डेप्रिसिएशन की रजे जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप। मशीन की कॉस्ट हमने डिस्कस की थी, कितनी थी जी, 7000 थी। अब आपको पहले साल में उसके 4000 मिल रहा है रीसेल करके, इसका मतलब कितनी वैल्यू कम हो रही है, 7000 माइनस 4000, 3000। दूसरे साल में 2000 मिल रहा है आपको, 7000 की मशीन है, 2000 मिल रहा है, इसका मतलब वैल्यू कितनी कम हो रही है, 5000 की। ऐसे राजी कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू, एस को स्क्रैप भी बोल देते हैं, रीसेल वैल्यू भी बोल देते हैं। सो कॉस्ट में से रीसेल वैल्यू आप माइनस करोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कई बार स्टूडेंट हमें सम गिवन होगा, उसमें आपको रीसेल वैल्यू नहीं गिवन होगी, तो आपने रीसेल वैल्यू को जीरो ज्यूम कर लेना है कि रीसेल वैल्यू जो है
वो ज़ीरो है, आपने वहाँ पे सम को रीसेल वैल्यू ज़ीरो ज्यूम करके सम को सेम ही करना है। आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, डेप्रिसिएशन आने के बाद आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट निकालोगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम जो डेप्रिसिएशन है दोनों को प्लस कर दो। 900 प्लस 3000 3900, 2100 प्लस 5000 7100, 3700 प्लस 5800 9500, 5800 प्लस 6400 12200, 8600 प्लस 6500 15100 एंड लास्ट आपकी 18000 टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपने सेवन्थ जो कॉलम है उसमें आपने क्या निकालनी है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, जो टोटल कॉस्ट है उसको ईयर के साथ कर दो डिवाइड। टोटल कॉस्ट मतलब कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 6 को कॉलम नंबर 1 से करो डिवाइड। 3900 डिवाइडेड बाई 1 इज 3900, 7100 डिवाइडेड बाई 2 3550, 9500 डिवाइडेड बाई 3 3167, 12200 डिवाइडेड बाई 4 3050, 15100 डिवाइडेड बाई 5 3020। उसके बाद अपना जितनी 18900 डिवाइडेड बाई 6 3150। अब हम स्टूडेंट्स चेक करेंगे कि हमारी एवरेज कॉस्ट में से, एवरेज कॉस्ट वाले कॉलम में से सबसे कम एवरेज कॉस्ट कब आ रही है। सबसे कम एवरेज कॉस्ट आपकी देखो हमने अंडरलाइन की है 3020 है, जो कि सबसे कम है। किस साल में है जी, 5th ईयर में। इसका मतलब हमारा रिप्लेसमेंट ईयर जो है वो 5th ईयर है, क्योंकि 5th ईयर में आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। इससे पहले भी कॉस्ट ज़्यादा थी, इसके बाद भी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ रही है। हम मशीन को कब रिप्लेस करेंगे, 5th ईयर में। सबसे ऑप्टिमम टाइम पीरियड है रिप्लेस करने का 5th ईयर है, क्योंकि उस टाइम हमें कॉस्ट जो है सबसे कम पड़ रही है। नीचे देखिए, इन दी 5th ईयर मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज ₹3020 which is least in the above table, so replacement should be take place at the end of 5th year। होप आपको समझ आया होगा। ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था। ईयर गिवन है, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को रनिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं या मेंटेनेंस कॉस्ट भी लिखा हो सकता है पेपर में। सो आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को पहले क्यूमुलेट कर लेना है। स्टेप क्या है, स्टेप 1 है ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्यूमुलेट कर लेना। रीसेल वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो 0000 ज्यूम कर लेना हर साल। तो रीसेल वैल्यू आपको गिवन अगर है तो उसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू। कॉस्ट में से रीसेल वैल्यू माइनस कर दो हर साल, आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और आपको खर्चे क्या क्या पड़ रहे हैं जी, एक तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ रही है, दूसरा आपकी वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है। सो आप कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को प्लस कर दोगे। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 को प्लस करोगे, टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। टोटल कॉस्ट की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज कॉस्ट, कि हमें किस साल एवरेज कॉस्ट जड़ी सबसे जो है कम पड़ रही है उस साल को हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे जी। होप आप सबको कवर हो गया होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा। हमने क्या क्या कवर किया है आज, रिप्लेसमेंट थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या है, और सबसे ज़रूरी हमने प्रैक्टिकली इसको समझा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकता है जी। होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का फुल फ्लैज एक क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।